गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में अमेरिका के संविधान में अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्ववर्ती व्याख्यान में अपन ने अमेरिकी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली के बारे में अध्ययन किया था। अमेरिका का राष्ट्रपति, जैसा आपको बताया, अमेरिका में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका होने के नाते एक ही तरह की कार्यपालिका है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष भी है और शासनाध्यक्ष भी। इसका मतलब है कि वह देश का प्रथम नागरिक भी है, वो काम भी करता है और काम भी उसी के नाम से होते हैं। जैसे ब्रिटेन में हमने देखा कि काम करता है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, यानी शासनाध्यक्ष है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल और राज्याध्यक्ष है ब्रिटेन की रानी। लेकिन यहाँ राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष अमेरिका का राष्ट्रपति है। इसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं और इसे शक्तियाँ कहाँ से मिली हैं, इसे शक्तियों या इसकी शक्तियों के स्रोत क्या हैं, इसे शक्तियाँ मिली हैं अमेरिका के विधान से। अमेरिका का जो संविधान है उस संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है और यह माना गया है कि कांग्रेस भी उससे उन शक्तियों से वंचित नहीं कर सकती। दूसरा स्रोत न्यायिक निर्णय है। जहाँ विधान स्पष्ट नहीं है वहाँ समय समय पर न्यायालय के द्वारा जो निर्णय किए गए उन निर्णयों ने भी राष्ट्रपति को शक्ति संपन्न बनाया है। तीसरा स्रोत कांग्रेस के अधिनियम हैं। समय समय पर कांग्रेस ने भी कुछ ऐसे कानून बनाए हैं जिनके कारण अमेरिका के राष्ट्रपति के पास शक्ति आई है। और चौथा स्रोत परंपराएं हैं, यानी समय के अनुसार हर जगह एक बार कोई बात अपना ली जाती है, बार बार अपनाए जाने के बाद वह परंपरा बन जाती है। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है और इन परंपराओं ने भी राष्ट्रपति को शक्ति संपन्न बनाया है। इस संबंध में मुनरो का कहना है, अमेरिका का राष्ट्रपति इतनी अधिक शक्तियों का प्रयोग करता है जितना किसी भी प्रजातंत्र में और कोई नहीं करता। यानी कि इतना शक्ति संपन्न है ये कि उतनी शक्तियों का प्रयोग किसी और के द्वारा, किसी भी देश की कार्यपालिका के द्वारा नहीं किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियों के बारे में ऑक कहते हैं, राष्ट्रपति मुख्य रूप से विधि निर्माता, दल का नेता, राष्ट्रीय हितों का सामान्य संरक्षक और चाहे कुछ भी हो लेकिन इससे पहले वह मुख्य कार्यपालिका है, यानी उसे हम एक मुख्य कार्यपालिका के रूप में देखते हैं। और वह विधि का निर्माता भी है, दल का नेता है, सब कुछ है, लेकिन मुख्य कार्यपालिका है। कार्यपालिका मुखिया होने के नाते उसकी जो शक्तियां हैं वह इस प्रकार हैं। पहली है शासन संचालन और विधि पालन कराने की शक्ति, यानी जो कानून कांग्रेस के द्वारा बनाए जाते हैं उनको विधिवत रूप से उनका पालन कराने का काम इसके द्वारा किया जाता है। और यह शासन का संचालन करता है, प्रशासन का संचालन करता है और संचालन करने के लिए नियम उपनियम जारी इसी के द्वारा किए जाते हैं। राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वह जो भी नियम कांग्रेस के द्वारा बनाए गए हैं, चाहे वह उनसे सहमत हो या असहमत, उन्हें वह जारी कराए। दूसरा है नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। यह बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है राष्ट्रपति का और संविधान उसे यह अधिकार देता है कि जो भी उसे कांग्रेस के कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए उसे जिन भी अधिकारियों की ज़रूरत हो उन्हें वह नियुक्त कर सकता है। इसमें उच्च वर्गीय नियुक्तियां भी शामिल हैं और निम्न वर्गीय भी, जैसे राजदूत, वाणिज्य दूत, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्तियां वह करता है। लेकिन इस संबंध में हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों को सीनेट का अनुसमर्थन मिलना आवश्यक है। यानी जो भी महत्वपूर्ण पदों पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, सीनेट का अनुमोदन उस संबंध में बहुत अधिक आवश्यक माना जाता है। अगर सीनेट किसी भी नियुक्ति को नामंजूर कर दे तो वह नियुक्ति रद्द हो जाती है। नेक्स्ट प्रशासनिक शक्ति है सीनेट के प्रति शिष्टता।
सीनेट के प्रति शिष्टता का मतलब है कि अनेक संख्यक पदों पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है और एक विशेष पद्धति के द्वारा वह यह नियुक्त करता है। और इस नियुक्ति के संबंध में यह एक अलिखित नियम है, यह लिखित व्यवस्था नहीं है, एक अलिखित नियम है कि वह सीनेट के सदस्यों से नियुक्ति के संबंध में मंत्रणा करता है। सीनेट की जो इच्छा है उस इच्छा का वह आदर करता है। और अगर सीनेट के द्वारा ऐसा नहीं भी किया जाता तो कई बार राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों को वे नकार भी सकते हैं। नेक्स्ट है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। परराष्ट्र संबंधों का संचालन भी अमेरिका का राष्ट्रपति करता है, यानी किसी भी वैदेशिक राज्य के साथ समझौता करना, किसी भी वैदेशिक राज्य के साथ संधि करना राष्ट्रपति का दायित्व है। नेक्स्ट है राजदूतों और प्रतिनिधियों की नियुक्ति। जो राजदूत हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विदेशी सरकार को मान्यता देना। कोई भी जब नया राज्य बनकर आता है, जैसे यूएसएसआर 11 भागों में बटा, तो इस तरह से कोई भी नया राज्य जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आता है तो उसे मान्यता देने का कार्य भी इसी का है। नेक्स्ट है विदेशों में अमेरिकी नागरिकों को संरक्षण देना। अमेरिका के बहुत से नागरिक विदेशों में रहते हैं तो उन्हें संरक्षण देने का कार्य भी अमेरिका का राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट है सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति और युद्ध की घोषणा करना। वह सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति है और अमेरिका के द्वारा अगर किसी पर आक्रमण किया जाता है तो युद्ध की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पद विमुक्ति की शक्ति, इस बारे में संविधान मौन है कि जिसे उसने नियुक्त किया है क्या उन्हें वो पद विमुक्त भी कर सकता है, लेकिन प्रमुख रूप से यह माना गया है कि यह अधिकार राष्ट्रपति का है कि अगर वो किसी को पद विमुक्त करना चाहे तो पद विमुक्त कर सकता है और इसके लिए सीनेट की अनुमति आवश्यक नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को वह पद विमुक्त नहीं कर सकता, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिर्फ महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। जो लोक सेवा के नियमों के तहत लोक सेवा नियमों के अंतर्गत नियुक्त होते हैं उन्हें भी वह पद विमुक्त नहीं कर सकता है। नेक्स्ट कार्यपालिका शक्ति है वैदेशिक विषयों से संबंधित। वैदेशिक विदेश नीति का वो निर्धारण करता है। इसके संबंध में राजदूतों की नियुक्ति करना, विदेशी सरकारों को मान्यता देना, विदेशों के साथ संधि करना, विदेश नीति के बारे में घोषणा करना, जैसे मुनरो सिद्धांत है, आइजनहावर सिद्धांत है, ट्रूमैन घोषणा है, ये सब विभिन्न अमेरिकी राष्ट्रपतियों के द्वारा बनाई गई योजनाएं हैं। तो इस तरह से विदेश नीति संबंधी कार्य भी वह करता है। तो उसके जो कार्यपालिका संबंधी कार्य हैं वो बहुत ही अधिक व्यापक रूप में हमें दिखाई देते हैं। दूसरी उसकी शक्ति है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के दृष्टिकोण से हम यह मानते हैं कि विधायी शक्ति संविधान ने नियुक्त की थी अमेरिकी कांग्रेस ने। अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है उसे कांग्रेस कहा जाता है और उस व्यवस्थापिका में विधि निर्माण का अधिकार दिया गया था और अमेरिका के विधान निर्माता अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई विधि निर्माण की शक्ति नहीं देना चाहते थे, लेकिन आज विधि की प्रक्रिया में वह शक्ति संपन्न प्रमुख रूप से बन गया है। और उसकी जो विधायी शक्तियां हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है संदेश भेजने का अधिकार। अमेरिका के राष्ट्रपति को अमेरिकी कांग्रेस में संदेश भेजने का अधिकार है और इस संदेश के माध्यम से वो सुझाव दे सकता है और जो सुझाव उसके द्वारा दिया जाता है कांग्रेस उस पर बहुत ध्यान देती है। सेकंड है प्रशासकीय आदेश देने का अधिकार। अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रशासकीय आदेश देने का अधिकार है और ये जो प्रशासकीय आदेश हैं इनकी शक्ति भी कानून के समान होती है। नेक्स्ट है विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार। अमेरिका के राष्ट्रपति को विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। जिस समय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है उस समय में भी अगर उसे लगता है कि देश में कोई अशांति की स्थिति है या कोई विकट स्थिति है तो वह विशेष अधिवेशन बुला सकता है।
नेक्स्ट है जेबी निषेधाधिकार। ये बहुत बड़ा अधिकार है अमेरिका के राष्ट्रपति का। और ये जेबी निषेधाधिकार क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जब विधेयक जाता है तो उसके पास 10 दिन का समय होता है, या तो वह उस विधेयक को स्वीकार करे या अस्वीकार करके वह उसे सदन को वापस लौटा दे। और जब कई बार ऐसा होता है जब सत्र खत्म होने वाला है, मान लीजिए आज विधेयक गया और सत्र खत्म होने में 1 हफ्ता ही बचा है, तो राष्ट्रपति अगर उसे विधेयक नहीं बनाना चाहता है तो उसे अपने टेबल पर ऐसे ही पड़े रहने देता है, अपनी जेब में ऐसे ही पड़े रहने देता है। और अगर ऐसे ही पड़े रहने देता है उस विधेयक को तो वह विधेयक पारित नहीं हो पाता है, वह विधेयक वहीं खत्म हो जाता है। इसे राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कहा जाता है। यानी राष्ट्रपति ने उस विधेयक को मंजूरी नहीं दी, उसे स्वीकार नहीं किया और वह वहीं खत्म हो गया, तो वह पॉकेट वीटो के नाम से जाना जाता है। रूजवेल्ट ने 631 बार, ट्रूमैन ने 224 बार इसका प्रयोग किया है। नेक्स्ट है निलंबनकारी निषेधाधिकार। निलंबनकारी निषेधाधिकार वह है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अस्वीकार करके लौटा देता है। हालांकि सदन अगर उसे दोबारा पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को उसे मंजूरी देनी पड़ती है, लेकिन इसमें काफ़ी लंबा समय कई बार बीत जाता है। नेक्स्ट है जनता से अपील। राष्ट्रपति राष्ट्र का सम्मानित नेता होता है और वो जो चाहता है उसके बारे में वो जनता से अपील करके भी विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियाँ। संविधान ने वित्तीय शक्तियाँ कांग्रेस को सौंपी हैं, पर बजट में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका है। वह बजट के बारे में अपनी पूरी राय दे सकता है और उसकी बात कांग्रेस मानती भी है। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत वह अपराधी को क्षमा दे सकता है, प्राणदंड को माफ़ कर सकता है, लेकिन इस पर 2 सीमाएं हैं। महाभियोग से जिसे दंडित किया गया है उसे राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग को खत्म नहीं किया जा सकता और वह केवल संघीय अपराधों के लिए ही माफ़ी दे सकता है। अगर किसी ने राज्य के विरुद्ध अपराध किया है, यानी जो स्टेट्स हैं उनके विरुद्ध अपराध किया है, तो इसके संबंध में क्षमादान का अधिकार राज्य की जो कार्यपालिका है उसे ही प्रमुख रूप से होता है। और इसके अलावा अगर अपराधी क्षमादान के लिए प्रार्थना पत्र देता है तो राष्ट्रपति कोई भी कार्यवाही कर सकता है, जैसे दंड घटा देना, प्राण दंड को स्थगित कर देना, सशर्त समाधान देना, पूर्ण अथवा बिना शर्त के क्षमादान देना या कोई भी कार्यवाही से इनकार कर देना। यानी वो किसी को अगर नहीं देना चाहे कोई भी क्षमा तो वह इनकार भी कर सकता है। नेक्स्ट है संकटकालीन शक्तियाँ। अमेरिका के राष्ट्रपति की जिस तरह से भारत के राष्ट्रपति को अलग से संकटकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति को इस तरह की अलग से कोई संकटकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। लेकिन फिर भी यह माना गया है कि अगर कोई संकट आता है उस समय में अमेरिका का राष्ट्रपति अगर कोई निर्णय लेना चाहे तो वह निर्णय ले सकता है, या अगर आकस्मिक कोई संकट आ गया है और कांग्रेस का अधिवेशन नहीं चल रहा है तो भी राष्ट्रपति को निर्णय लेने का अधिकार है। इस तरह से अमेरिका का राष्ट्रपति एक शक्ति संपन्न राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति की इतनी शक्तियाँ क्यों बढ़ी हैं? संविधान ने तो उसे इतनी शक्तियाँ नहीं दी थी, लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति, जैसा आपको शुरू में बताया कि अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया की सबसे अधिक शक्ति संपन्न कार्यपालिका है। क्यों इतना शक्ति संपन्न बन गया है? उसके कुछ कारण हैं। पहला है राष्ट्रपति का महान व्यक्तित्व। अगर हम अतीत को देखें तो अब तक जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं वो व्यक्तित्व की दृष्टि से बहुत अधिक शक्ति संपन्न रहे, साहसी रहे, दृढ़ निश्चयी रहे और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के पद को शक्ति संपन्न बनाया है। दूसरा है प्रत्यक्ष निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन आज अप्रत्यक्ष के बजाय प्रत्यक्ष हो गया है, जनता के द्वारा चुना जाने लगा है, इसलिए भी वो शक्ति संपन्न बन गया है। नेक्स्ट है अमेरिका की जनता ऐसा नेतृत्व चाहती है जो संकट में उस संकट से उसका मुकाबला कर सके, और अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने ऐसा किया है, इसलिए भी वे शक्ति संपन्न बन गए हैं। नेक्स्ट है
न्यायिक व्याख्याएं। जहां संविधान शांत है वहां न्यायालय ने व्याख्या के माध्यम से राष्ट्रपति को शक्ति संपन्न बना दिया। जैसे 1926 में न्यायालय ने यह माना कि राष्ट्रपति पद विमुक्ति भी कर सकता है। कांग्रेस के अधिनियम। कांग्रेस के अधिनियमों ने भी राष्ट्रपति को शक्ति संपन्न बनाया है। जैसे कि 1941 में उधार पट्टे अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति कांग्रेस के द्वारा दी गई कि राष्ट्रपति अपने मित्र राष्ट्रों को आर्थिक सहायता दे सकता है। परंपराओं ने भी राष्ट्रपति को शक्ति संपन्न बनाया है और परंपरा ने राष्ट्रपति को दल का नेता और सदन का नेता भी बना दिया है, इसलिए भी राष्ट्रपति शक्ति संपन्न बना है। नेक्स्ट है राज्य के स्वरूप में परिवर्तन। अमेरिका आज एक लोक कल्याणकारी राज्य है और राज्य के स्वरूप में परिवर्तन ने भी राष्ट्रपति को शक्ति संपन्न बना दिया है। इस तरह से हम निष्कर्षात्मक रूप में कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अमेरिका का राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष भी है, शासनाध्यक्ष भी है और वह शक्ति संपन्न कार्यपालिका की भूमिका का निर्वहन करता है। धन्यवाद।